प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध के सिद्धांत के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। युद्ध के सिद्धांत, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि युद्ध विज्ञान है एक कला। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को हमने पढ़ाया भी था, सैन्य विज्ञान या युद्ध विज्ञान, विज्ञान है या कला। तो सीधी सी बात है, युद्ध विज्ञान भी है और कला भी है। अब देखिए, विज्ञान के सिद्धांत जो है वो प्रत्येक परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय रहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाने पर जल बनता है तो बनेगा, चाहे रात में मिलाइए, चाहे दिन में मिलाइए, चाहे पहाड़ी पे जाके मिलाइए, चाहे ज़मीन में मिलाइए, चाहे जहाँ भी आप मिलाइए, चाहे वर्षा के मौसम में मिलाइए, वो जल बनेगा। अर्थात विज्ञान के जो नियम होते हैं वो कभी परिवर्तनीय नहीं होते, जबकि युद्ध के नियम जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात रात में युद्ध करने का अलग तरीका, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर युद्ध करने के लिए अलग तरीके अपनाए जाते हैं, पहाड़ी युद्ध कला का अलग तरीका होता है, बरसात के मौसम में अलग तरीके के युद्ध लड़े जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध यंत्र भी होते हैं, कुछ युद्ध यंत्र पहाड़ियों पे काम करते हैं, कुछ प्लेन ज़मीन पे काम करते हैं, कुछ क्या बोलते हैं बरसात के मौसम में कार्य करते हैं, कुछ उसमें नहीं कार्य करते। ऐसे होता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है इतिहास में कि पहाड़ी युद्ध कला में निपुण अगर सैनिक नहीं है तो पहाड़ी पर उनको ले जाकर पराजित कर दिया गया। जैसे देखा जाए तो पोरस को सिकंदर ने किस मौसम में पराजित किया था? बरसात के मौसम में। और भारत को चाइना ने किस मौसम में पराजित किया था? मौसम में नहीं, लेकिन भौगोलिक बनावट जो थी वो पहाड़ी युद्ध कला में, वो भी ऊपर से युद्ध करते करते पराजित किया। तो कहने का मतलब यही है कि युद्ध और युद्ध कला ये हर प्रकार की परिस्थितियों में प्रभावित होती है, और परिस्थितियों की ही देन है कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिनमें बड़ी बड़ी सेनाएं परिस्थितियां अपने अनुकूल ना होने के कारण पराजित हो गई हैं। फिर भी माना जाता है कि युद्ध के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करने पर 99% विजय निश्चित होती है, लेकिन 99% न कि 100%। 1% जो है ये भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि युद्ध है। अयुद्ध के सिद्धांत जो है क्योंकि विज्ञान जैसे नहीं होते। और युद्ध में क्लाउडबिट्स ने कहा है कि युद्ध एक अनिश्चितता का क्षेत्र है जिसका 3/4 भाग कोहरे में ढका होता है। अर्थात विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका 3/4 भाग ढका रहता है। युद्ध कला एवं हथियारों का हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं अच्छी तरह सैन्य विज्ञान को पढ़ने के लिए। युद्ध कला और हथियारों का हम लोग प्राचीन काल से लेके एक क्रमशः हम आज तक का अध्ययन करते हैं, और वर्तमान हथियार एवं युद्ध यंत्र भी जो है विज्ञान की ही देन है। इसी वजह से हम मानते हैं कि युद्ध एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के नियम परिवर्तन नहीं। युद्ध विज्ञान की एक परिभाषा होती है, क्या? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान। और युद्ध को अच्छी तरह से समझने के लिए, युद्ध के कलाओं को समझने के लिए हम जो है युद्धों का भी क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, आज तक। और उसी तरह हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार के हथियार होते थे तो उसमें युद्ध कलाएं किस प्रकार की प्रयोग की जाती थी। आज के जो हथियार हैं, आज के समय में हम किन युद्ध कलाओं का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात कितना परिवर्तन हो चुका हथियारों के क्षेत्र में और कितना परिवर्तन हो चुका युद्ध कलाओं के क्षेत्र में। और वर्तमान हथियार जो है, युद्ध यंत्र जो है, तोप, टैंक, मिसाइलें, जो कुछ भी बनी हैं, हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ जो भी बनी हैं, ये सब आज के समय में विज्ञान की ही देन है। और युद्ध कला विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तनशील होती है, जैसा कि अभी हम लोग जान चुके हैं, और हर मौसम के अनुसार, भूगोल के अनुसार प्रभावित भी होती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि युद्ध के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करने पर 99% विजय निश्चित होती है। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं? वो प्रमुख सिद्धांत हैं, इस प्रकार हैं, जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं। प्रमुख सिद्धांत हैं 10। इसमें जो पहला सिद्धांत है और प्रमुख सिद्धांत, पहला और प्रमुख सिद्धांत जो है वो है लक्ष्य का चयन एवं उसका निर्वाह। अर्थात युद्ध के लिए जो विजय के लिए जो आवश्यक तथ्य हो, अर्थात जिन स्थानों पर आक्रमण करने से हमको विजय मिलने की संभावना हो, सबसे पहले हमको उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अर्थात हमको किस लक्ष्य पर अटैक करना है
हमको सबसे पहले अपने दिमाग में उसको रखना चाहिए। जैसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी जो निगाहें होती थी हर समय अपने लक्ष्य पर ही टिकी होती थी। हमको क्या करना है, दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है उनको। चलिए, तो विजय हेतु आवश्यक स्थानों पर पहले आक्रमण किया जाए और विजय हेतु आवश्यक स्थानों पर शक्ति का केंद्रीकरण भी करना चाहिए ताकि वहां पर कमजोर ना पड़े, वहां पर विजय मिले जो कि विजय के लिए आवश्यक हो। और लक्ष्य पर ध्यान को स्थिर रखना ये प्रमुख और महत्वपूर्ण है, लक्ष्य का चयन और उसका निर्वाह। और दूसरा सिद्धांत है आक्रामक कार्रवाई, तेज एवं प्रथम आक्रमण। जैसा कि फ्रेडरिक महान ने कहा है कि अगर अपनी संख्या अगर कम भी है तब भी आक्रमण की पहल और तेज आक्रमण इसके द्वारा हम युद्ध को जीत सकते हैं। और ये भी सत्य है कि विजय अगर प्राप्त करना है तो आक्रामक कार्रवाई आवश्यक है। सुरक्षात्मक कार्रवाई केवल पराजय टाल सकती है लेकिन विजय नहीं दिलवा सकती। इसलिए विजय के लिए आक्रामक कार्रवाई तो करना ही होगा। और युद्ध कोई राष्ट्र अगर लड़ता है तो विजय के लिए लड़ता है, जिसमें तेज आक्रमण और पहले आक्रमण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सिद्धांत है जो वो है चकमा या विस्मय या आश्चर्यचकित करना। भाई कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित कब होगा? जब अचानक ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिसकी संभावना ना हो, अर्थात जिसकी संभावना ना हो, अगर वो चीज हो जाए तभी हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। इसी तरह युद्ध में भी यही होता है कि जिन स्थानों पर आक्रमण की संभावना ना हो वहां पर आक्रमण करना चाहिए। अर्थात ऐसे स्थानों पर आक्रमण आप कीजिए जहां पर शत्रु ने दिमाग में भी नहीं बैठा के रखा हो कि यहां पर भी आक्रमण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो आश्चर्यचकित होगा। और आश्चर्यचकित अगर अचानक हो गया तो आश्चर्यचकित होने के बाद क्या स्थिति पैदा होती है? किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अर्थात क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ऐसी कार्रवाई हो चुकी है जिसकी संभावना ना हो। तो आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्यचकित होने के बाद उसके दिमाग में ये तुरंत नहीं आएगा कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उन परिस्थितियों से निपटने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। इसलिए चकमा, विस्मय, आश्चर्यचकित करना ये भी युद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत है। और ऐसा सिद्धांत जो कि शत्रु को विस्मय में डाल दे या फिर किंकर्तव्य विमूढ़ कर दे कि शत्रु अचानक ये ना सोच पाए कि हम क्या अब करें क्या अब ना करें। बाकी अर्थात उसकी सोची समझी चाल जो है वहीं पर फेल हो जाती है। चलिए अगला सिद्धांत है सुरक्षा। सुरक्षा की स्थिति क्या अपनानी चाहिए? मान के चलिए अपनी स्थिति अगर कमजोर है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, हमारे पास उतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं है, जो भी हमारे हथियार हैं शत्रु के मुकाबले कमजोर स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आप को सुरक्षात्मक स्थिति में रखकर ही शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा पराजय को टाल सकती है। लेकिन ये भी सत्य है कि सुरक्षा के द्वारा विजय नहीं मिल सकती। विजय के लिए आक्रामक कार्रवाई और पराजय से बचने के लिए अपने आप को ज़्यादातर सुरक्षित रखकर ही आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए सुरक्षा भी युद्ध के सिद्धांतों में से प्रमुख है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम ही हर स्थान पर ताकतवर बने रहें। अगला सिद्धांत जो है वो है संकेंद्रण या केंद्रीकरण। संकेंद्रण का मतलब होता है जिन स्थानों पर मुख्य युद्ध होने की संभावना हो वहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य शक्ति को एकत्रित करें, या लक्ष्य हमारा जो भी हो, जिस लक्ष्य पर हमको आक्रमण करना हो वहां पर हम शत्रु से अधिक सैन्य बल को इकट्ठा करके तब वहां पर उसके ऊपर आक्रमण करें, ताकि पराजय की संभावना ही ना रहे, अर्थात विजय हमें निश्चित मिले। ठीक, निश्चित स्थान पर शक्ति का केंद्रीकरण, अधिक से सैनिकों एवं युद्ध यंत्रों को इकट्ठा करना उन स्थानों पर जो हमारी विजय के लिए आवश्यक हो। अगला सिद्धांत है शक्ति की मितव्ययिता, अर्थात शक्ति का उतना ही प्रयोग किया जाए जितनी की जरूरत हो। मितव्ययिता को कहीं कहीं हम लोग लगा लेते हैं अर्थ कंजूसी से, तो सत्य है ये भी सही है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कंजूस व्यक्ति भी जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वो जरूर पूरा करता है। फिलहाल यहाँ पर जो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में युद्ध के सिद्धांतों में जो शक्ति की मितव्ययिता है, तो मितव्ययिता का अर्थ केवल इतना ही है कि उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाए जितने की आवश्यकता
हो। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा आप शक्ति का प्रयोग कर दीजिए जिसकी ज़रूरत ही ना हो, कोई मतलब नहीं होगा। ये भी युद्ध का एक सिद्धांत है। सहयोग, अब देखिए इधर सेना के प्रमुख अंगों में सहयोग अर्थात तालमेल होना चाहिए। अगर सेना के जो तीनों लड़ाकू अंग होते हैं, 3, 4 जो भी लड़ाकू अंग होते हैं, उनमें सहयोग होना चाहिए। जहाँ कार्य वायुसेना का है वो वायुसेना अपना कार्य करे, जहाँ थल सेना का कार्य है अपना कार्य करे। ऐसा ना हो कि थल सेना के कार्य में थल सेना ही करे, जहाँ वायु की जरूरत हो वहाँ वायुसेना ना जाए। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, अलग अलग करके वो शत्रु के द्वारा हरा दिए जाएंगे हम। अर्थात तीनों सेनाओं के अंगों में तालमेल होना चाहिए। और इसका प्रमुख अर्थ ये होगा कि सेना के सभी अंग एक दूसरे अंग की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहें। अगला है गतिशीलता। गति का महत्व, नेपोलियन ने सीधे गति के महत्व पर जोर डाला है कि गतिशील और विदेशी आक्रमणकारी जो भी आते थे, जो राजपूतों को हराते थे, और उनके पास इतनी ज़्यादा गतिशीलता होती थी कि जिनकी गति के मुकाबले जो है हमारी सेनाएं उस समय राजपूतों के ले लीजिए या जिनकी भी जो भी आते थे उनके मुकाबले हमारी गति कम होती थी और हम पराजित हो जाते थे। अर्थात ये गतिशीलता जो है ये युद्ध का एक प्रमुख तत्व है। विजय हेतु गतिशील सेना होना चाहिए। और युद्ध में समय का महत्व अधिक होता है और समय की कमी को दूर करने के लिए गति जो है ज़्यादा होनी चाहिए। और गति ही ऐसी चीज़ है जो कि समय को कवर कर सकती है। ठीक, तो गतिशीलता भी युद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोबल। उच्च मनोबल, सेना का अगर मनोबल उच्च है तो समझ लीजिए कि वो 3 सैनिक के बराबर है। सेना में उच्च मनोबल होना चाहिए। राष्ट्रहित जो है वो व्यक्ति हित के ऊपर होना चाहिए, तभी जो है उच्च मनोबल बना रह सकता है। जैसे देखा जाए इजराइल की सेनाओं का वर्तमान समय में मनोबल इतना ऊपर है क्योंकि अगर उसका मनोबल नीचे हुआ तो यहाँ तक कि उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। नेपोलियन का कथन ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य सैनिक और जो है एक मनोबल युक्त सैनिकों में 1:3 का अनुपात होता है। अर्थात एक अकेला सैनिक 3 सैनिकों पर भारी पड़ेगा, या यूँ माना जा सकता है कि एक सैनिक में 3 शक्तियों के बराबर ताकत विद्यमान रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रशासन। प्रशासन के द्वारा जो है सेना को चुस्त दुरुस्त और इसकी कार्य क्षमता को अच्छा बनाया जाता है। सेना की कुशलता को विकसित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, कार्य क्षमता को विकसित किया जाता है, कम साधनों में भी उत्तम कार्य करने की क्षमता का विकास किया जाता है और एक प्रकार से अच्छे सैन्य चरित्र को विकसित किया जाता है प्रशासन के द्वारा। अर्थात एक सैनिक अगर प्रशासन में ढिलवाही है तो सैनिक भी जो है ढीला ढाला ही रहेगा, वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंग्रेजों की सेना में और भारतीयों की सेना में यही अंतर होता था, उनका प्रशासन जो है उच्च कोटि का होता था। नियमित ड्रिल कराना, नियमित परेड कराना, ये सब प्रशासन के मुख्य तत्व होते हैं। इस प्रकार ये हमारे युद्ध के 10 सिद्धांत समाप्त हुए। बाकी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।